दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डीएच लॉरेंस की एक फेमस आर्टिस्टिक मल्टी लेयर्ड नोवेल को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सन्स एंड लवर्स। दोस्तों ये जो नोवेल है इसको अश्लील साहित्य की श्रेणी में गिना जाता है, लेकिन दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपको पहले समरी सुनाऊंगा, फिर इसके बाद में इसका एनालिसिस करते हुए आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये एक कल्ट वर्क है। पहले आप लोग इसकी समरी सुन लीजिए, फिर मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। इस नोवेल को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस नोवेल के अंदर 15 चैप्टर्स हैं और इस नोवेल में एक माँ और उसके बेटों के बीच में इमोशनल रिलेशनशिप को बताया गया है। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल से जिसमें हस्बैंड का नाम है मिस्टर मॉरेल और वाइफ का नाम है मिसेस गर्ट्रूड मॉरेल। इस वक्त दोस्तों इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत है और मिस्टर मॉरेल कोई बड़ा काम नहीं करते बल्कि एक माइनर हैं, मतलब एक खान में काम करते हैं, जैसे कोयले की खान होती है वैसे। कहने का मतलब गरीब आदमी है, कोई ज्यादा पैसे वाले आदमी नहीं है। तो इन दोनों पति पत्नी के 2 बच्चे हैं। एक बेटा विलियम नाम है उसका जो कि 7 साल का है और एक बेटी एनी जो 5 साल की है। फैमिली कंडीशन कुछ खास अच्छी ना होने के बावजूद भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी इस वक्त जहां ये लोग रह रहे हैं उस जगह को छोड़कर ये दूसरी जगह पर अपने नए घर में रहने के लिए गए हैं। दोस्तों यहाँ इस नोवेल के इस हिस्से में दिखाया गया है कि ये बच्चा विलियम जो है, जो अभी 7 साल का है, ये अपनी माँ से किस तरह से बंधा हुआ है। मतलब अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, ये माँ बेटे का प्यार। इसकी माँ इससे जरा भी दूर जाती है तो ये अकेला पड़ जाता है। अब जब ये दोनों बच्चे भाई बहन विलियम और एनी दोनों सो जाते हैं तो मिसेस मॉरेल अपने हस्बैंड मिस्टर मॉरेल का बाहर से वापस आने का इंतजार करती है। दोस्तों मिसेस मॉरेल का अब जो तीसरा बच्चा होने वाला है तो वो नहीं चाहती कि ये बच्चा हो, क्योंकि फैमिली कंडीशन तो कुछ खास अच्छी है नहीं इन लोगों की। तीसरा बच्चा और होने वाला है, हस्बैंड भी शराब पीता है, वो भी इसको पसंद नहीं है। खुशी तो इस बेचारी को अपने 2 मासूम बच्चों में दिखती है। ये चाहती है कि कोई चमत्कार हो और इसकी लाइफ चेंज हो जाए। अब जब ये घर साफ करने लगती है तभी इसका हस्बैंड आता है शराब पी करके। तो शराब के पीछे ही इन दोनों हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट होता है। वो कहती है कि तू शराब पी के आया है, ये बोलता है नहीं पी के आया हूँ। फिर वो अपनी वाइफ को दिखाता है, देखो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लाया हूँ। लेकिन मिसेस मॉरेल सोने चली जाती है। अब दोस्तों कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मिसेस मॉरेल शादी से पहले एक गरीब फैमिली से थी। इनकी दोस्ती एक जॉन फील्ड नाम के एक आदमी से थी। जब ये 19 साल की थी तो उस जॉन फील्ड ने, इनके दोस्त ने, इनको बाइबल गिफ्ट दी थी एक, जिसको अभी तक इन्होंने संभाल के रखा है। ये अपने उस फ्रेंड जॉन फील्ड से बोलती थी कि अगर मैं आदमी होती तो जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी, अपनी मर्जी से जो कर सकती थी, मतलब जो करना चाहती थी वो कर सकती थी। तो वो इनको कहता था, इनका फ्रेंड जॉन फील्ड कहता था कि आदमी होना ही सब कुछ नहीं है, मतलब मर्द होने का मतलब ये नहीं है कि तुमको सारी आज़ादी मिल गई। इसके बाद जब ये 23 साल की हुई तो एक क्रिसमस पार्टी के दौरान इनके हस्बैंड वॉल्टन मॉरेल से मुलाकात हुई। मिस्टर मॉरेल उस वक्त 27 साल के थे। उस पार्टी में इन दोनों की मुलाकात हुई तो मिस्टर मॉरेल ने इनसे डांस के लिए पूछा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो मिस्टर मॉरेल इनके पास बैठकर ही इनसे बात करने लगे और ऐसे ही इनकी दोस्ती हो गई और अगला क्रिसमस आते आते इन दोनों ने शादी कर ली। अब शादीशुदा इनकी शुरुआती जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही थी जब तक इनके बच्चे नहीं हुए थे। जब इनकी शादी को 7 महीने हो गए थे तो अपने हस्बैंड की कोट की पॉकेट में, मतलब कोट की जेब के अंदर कुछ बिल्स मिले मिसेस मॉरेल को। तो ये बिल्स फर्नीचर के थे, इनके घर के फर्नीचर के थे जो अभी तक इनके हस्बैंड ने चुकाए नहीं थे। तो इन्होंने जाकर के अपने हस्बैंड से पूछा कि ये बिल्स अभी तक आपने चुकाए नहीं। तो इनके हस्बैंड ने पहली बार इनको फटकार दिया। इसके बाद इन दोनों हस्बैंड वाइफ में खटास आती गई और इन दोनों का रिलेशनशिप बिगड़ता गया। फिर इसके बाद इनका पहला बच्चा हुआ विलियम। इनकी लाइफ में सबसे पहला बुरा इंसिडेंट तब हुआ जब मिसेस मॉरेल एक दिन सो रही थी तो इनके हस्बैंड ने, मिस्टर मॉरेल ने, अपने बेटे विलियम के बाल काट दिए। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर मॉरेल और मिसेस मॉरेल, इन दोनों हस्बैंड वाइफ में दूरियां बढ़ गई। अब दोस्तों कहानी वापस से प्रेजेंट में आ चुकी है। अब इनके 2 बच्चे तो हैं, ये तीसरे बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इनके तीसरे बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है पॉल, जिसके होने के बाद में इन दोनों हस्बैंड वाइफ में फिर से लड़ाई होती है। लेकिन इसके बाद मिस्टर मॉरेल को कभी कभी रियलाइज होता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत ही डरा धमका कर रखते हैं।
अब दोस्तों ये हस्बैंड वाइफ कितना भी ट्राई कर ले लेकिन इन दोनों के झगड़े खत्म ही नहीं होते थे। एक दिन तो ये अपने बच्चों को लेकर के बाहर किसी क्रिकेट फील्ड में चली गई, वहीं इन्होंने अपने बेटे का नाम दिया पॉल। अब इन दोनों में फिर से एक बार लड़ाई हुई जब मिस्टर मॉरेल फिर एक बार घर लेट आए शराब पीकर। उन्होंने खाने के लिए जल्दबाजी की और किचन में गए और कुछ खाने के लिए ढूंढने लगे। फिर मिसेस मॉरेल इनके पास आकर के बोलती है कि थोड़ा सब्र नहीं कर सकते तुम। इस बात से मिस्टर मॉरेल का पता नहीं क्या ईगो हर्ट हो गया, उनको गुस्सा आया। उन्होंने कोई चीज़ उठा करके फेंक करके इनके सर पर मारी। उस चीज़ का कोना इनके सर पे लग गया जिससे चोट लग गई, सर फट गया मिसेस मॉरेल का। इस इंसिडेंट के बाद मिस्टर मॉरेल अपने एक फेवरेट बार में चले गए और कुछ रातें वहीं पर बिताते थे वो, उसी बार के अंदर, जब तक पैसा जेब में था। जिस दिन पैसा खत्म हो गया जेब में से, ये अपनी वाइफ के पर्स में से चोरी करने तक उतर आए। अब चोरी कर ली, शराब भी पी ली, लेकिन जब वाइफ को पैसे नहीं मिले तो गुस्से में मिसेस मॉरेल ने अपने हस्बैंड से आकर के पूछा कि मेरे पर्स में से पैसे तुमने चोरी किए। मिस्टर मॉरेल ऊपर कमरे में गया, अपना बोरिया बिस्तर बांधा और वापस आकर के बोला कि मैं यहाँ नहीं रह सकता, अब मैं कहीं जा रहा हूँ। मिसेस मॉरेल ने उसे ये सोच करके जाने दिया कि रात होते ही लौट आएगा, लेकिन वो नहीं आया। तो मिसेस मॉरेल अब चिंता करने लगी कि आया कैसे नहीं, लेकिन फिर वो बाद में लौट आया। अब दोस्तों टाइम गुजरता गया, मिस्टर मॉरेल सीरियसली बीमार रहने लगे। तो इनकी वाइफ ने इनकी बहुत सेवा की, पड़ोसियों से भी हेल्प ली, पड़ोसी भी कौन से रोज रोज हेल्प करते थे। इवेंचुअली वो अब ठीक होने लगा था, लेकिन मिसेस मॉरेल का अब सारा झुकाव अपने हस्बैंड की बजाय अपने बच्चों पर था, स्पेशली अपने बेटों पर। इस दौरान जब पॉल 17 महीने का था तो इनका एक और बच्चा हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा आर्थर। अब अपने फादर को ये बड़ा पसंद था, ये आर्थर जो बच्चा हुआ था इनका अभी ये मिस्टर मॉरेल को बहुत पसंद था। तो मिसेस मॉरेल को यही बात खुश करती थी कि अपने किसी बच्चे को तो पसंद करते हैं ये। अब टाइम गुजरता गया, विलियम जब 13 साल का हो गया तो मिसेस मॉरेल को फिर से एक जॉब मिल गई। इस बात से उनके और उनके हस्बैंड के बीच में वापस झगड़ा हुआ, वापस आर्ग्यूमेंट हुआ। अब दोस्तों जब विलियम 19 साल का हुआ तो इसे एक नई जॉब मिली। ये अच्छी खासी पढ़ाई करता था, कड़ी मेहनत करता था, तो इसको एक नई जॉब मिली लंदन में। जॉब ऑफर हुई, अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था, लेकिन इसके लिए इसको अपनी फैमिली और अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा। मिसेस मॉरेल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उनका बेटा उनको छोड़ करके लंदन जा रहा था। खैर जो भी है, वो लंदन गया। अब उनका दूसरा बेटा पॉल भी बड़ा हो रहा था, वो अपनी सिस्टर एनी के बहुत करीब था। अब दोस्तों थोड़े टाइम बाद एक एक्सीडेंट हुआ लंदन में। स्किन की किसी बीमारी की वजह से विलियम की डेथ हो गई। ये तो बहुत गलत हो गया क्योंकि मिसेस मॉरेल की तो जान बसती थी उनके बेटे विलियम में। लेकिन अभी अभी अपने एक बेटे की डेथ के बाद में मिसेस मॉरेल को पता चला कि इनका बेटा पॉल जो है उसको निमोनिया है। तो वो नहीं चाहती थी कि इनका दूसरा बेटा भी हाथ से निकल जाए, तो अपने बेटे पॉल की केयर करने लगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। अपनी माँ की इतना केयर करने के बाद पॉल इवेंचुअली ठीक हो गया। इसके बाद वो एक मिरियम नाम की लड़की की रिलेशनशिप में आया। इसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं था कि इसका बेटा किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए। मिसेस मॉरेल बड़ा जेलस फील करती थी उस लड़की से। मिरियम एक किसान की बेटी थी जिससे पॉल का लव अफेयर शुरू हो गया था, और मिसेस मॉरेल इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और एक रीज़न ये भी था इस लड़की को पसंद ना करने का कि ये लड़की एक गरीब फैमिली से थी। मिसेस मॉरेल सोचती थी कि ये लड़की मेरे बेटे पॉल को बर्बाद कर देगी, पॉल जिंदगी में बड़ी चीजें कर सकता है। अब दोस्तों स्टोरी आगे बढ़ती है। इस मिरियम की एक मैरिड फ्रेंड है जिसका नाम है क्लेरा। ये अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी है। पॉल इससे मिलने के बाद में इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा और इसने मिरियम को छोड़कर क्लेरा के साथ में रिलेशनशिप बना ली। इन दोनों का दोस्तों बहुत ही पैशनेट अफेयर हो गया था, लेकिन ये लड़की पॉल का बस फायदा उठा रही थी, मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि पॉल के लिए ये लड़की अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे रही थी। मतलब ये पॉल से शादी नहीं करना चाहती थी। इस बीच दोस्तों पॉल की मदर यानी कि मिसेस मॉरेल बीमार पड़ गई, और इस टाइम पर पॉल ने पूरा टाइम अपनी माँ के साथ बिताया। मतलब वो अपनी माँ के साथ था, खूब सेवा कर रहा था, लेकिन एट द एंड मिसेस मॉरेल बच नहीं पाई, मतलब उनकी भी डेथ हो गई। पॉल को ये लग रहा था कि उसने क्लेरा के साथ संबंध बना करके अच्छा नहीं किया। उसने वापस से मिरियम के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अपनी माँ की डेथ के बाद में पॉल बिल्कुल अकेला हो गया था, एकदम अकेला हो गया था। वो खुद भी सुसाइड करना चाहता था ताकि वो अपनी माँ के पास जा सके। लेकिन दोस्तों इस नोवेल की एंडिंग कुछ इस तरह से होती है कि पॉल एकदम अकेला होता है, एकदम अकेला।
अब जब आपने समरी खत्म कर ली है तो अब एनालिसिस शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू में इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर बाद में पता चलेगा कि क्यों ये नोवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपने ऊपर ऊपर से कहानी समझ ली है तो थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये नोवेल इतनी खास है। देखो दोस्तों, सन्स एंड लवर्स ये जो नोवेल है इसको एडवर्डियन एरा में लिखा गया था 1913 में, जिस वक्त तक भी सेक्स को लेकर लोगों की सोच इतनी खुली नहीं थी। इसलिए इस किताब को अश्लील साहित्य, अडल्ट लिटरेचर की श्रेणी में रख दिया गया। वो अलग बात है कि आज का रीडर अगर इस नोवेल को पढ़ेगा तो हंसेगा कि इतनी हल्की बात को तुम अश्लील कहते हो, तो 50 शेड्स ऑफ ग्रे को पढ़कर तुम मर जाओगे। लेकिन उस वक्त के हिसाब से सोचो तो बड़ी सनसनीखेज नोवेल थी ये दोस्तों। उस ज़माने तक यूरोप जैसी कंट्री में लोगों के लिए सेक्स एक टैबू हुआ करता था। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि औरत की भी अपनी कुछ यौन इच्छाएं हो सकती है। जब तक औरत निचले तबके से ना हो या प्रोस्टिट्यूशन का काम ना करती हो, तो ऐसा नहीं मानते थे कि ऊंचे तबके की एक अच्छे घर की औरत की कुछ यौन इच्छाएं हो सकती है। अगर उस टाइम कोई औरत अपनी यौन इच्छाओं को सामने रख देती तो बड़ी चौंकाने वाली बात हो जाती, शॉकिंग बात हो जाती। वो औरत जो अच्छी फैमिली से होती थी, उनका काम भी अच्छा बनकर रहना होता था मैरिड लाइफ में। तुम्हारा काम बस इतना है कि रात के वक्त अपने पतियों की इच्छाओं को पूरा करो। और जहाँ तक बात है अनमैरिड लोगों की, तो सोसाइटी उनसे क्या एक्सपेक्ट करती थी कि वर्जिन रहो, शादी के पहले रिलेशन मत बनाओ। वैसे भी अगर कोई शादी से पहले सेक्स कर ले, कोई आदमी हो, लड़का हो, तो उसे तो प्ले बॉय वर्ड का यूज़ करके सीरियसली नहीं लिया जाता था। लेकिन अगर लड़की ऐसा कुछ कर दे तो उसे तो बर्बाद माना जाता था कि इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद है। उस वक्त ये गर्भ निरोधक जैसी चीज़ें, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स, इन सब चीज़ों को भी अश्लील माना जाता था दोस्तों। इन दवाइयों पर भी कंट्रोल था। ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि कोई औरत अगर माँ बनना चाहती है, नहीं बनना चाहती है, ये सब उसकी चॉइस है। आज का इंसान ये सोचेगा, लेकिन उस सोसाइटी में इस चीज़ को सही नहीं समझा जाता था। ऐसे में मार्गरेट सेंगर नाम की एक लेडी थी जिसने इस बात को समझा और इन दवाइयों के पक्ष में लिखा। कोई औरत वर्क प्लेस पर है, उसे माँ बनना है नहीं बनना है ये उसकी इच्छा है, ठीक है। तो फेमिनिज्म की ये जो वेव्स आई थी ना, इनको थैंक्स बोलना चाहिए कि औरतें इतना खुल पाई। औरतों ने इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था कि हमारी भी इच्छाएं हैं, जिन्हें हम दबाएं तो क्यों दबाएं। तलाक बहुत कॉमन चीज़ बन गई थी। और उसी टाइम पर आई D.H. लॉरेंस की ये नोवेल सन्स एंड लवर्स, जो काफ़ी लेयर्स में है दोस्तों। आप देखोगे तो ये एक साइकोलॉजिकल नोवेल है। इसके अंदर साइकोलॉजी को स्टडी किया गया। ऊपर से तो दिखता है कि एक फैमिली है, फैमिली के अंदर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं की तरह, D.H. लॉरेंस की तरह, एक और साइकोलॉजिस्ट थे, सिगमंड फ्रॉयड, जो बहुत बोल्ड तरीके से सेक्स पर बात करते थे। फ्रॉयड के वर्क्स को तो लोग पढ़ना पसंद नहीं करते थे। फ्रॉयड की बकवास बोल बोल कर बदनाम करते थे। लेकिन कितने कमाल की बात थी कि जो लोग फ्रॉयड के वर्क्स को बकवास बोलते थे, उन्होंने इन वर्क्स को पढ़ कर उनको डिफेम करने की कोशिश करके उनकी फेम को बढ़ा दिया। और ख़ास तौर पर सन्स एंड लवर्स जब दुनिया के सामने आई, तो ये नोवेल तो कम्प्लीटली फ्रॉयड के एडिपस कॉम्प्लेक्स के आइडिया को सपोर्ट करती थी। हाँ, वो अलग बात है कि सन्स एंड लवर्स में इस आइडिया को बिल्कुल लॉरेंस से उलट दिया। कैसे उलट दिया कि एडिपस कॉम्प्लेक्स ये बोलता है कि एक बेटे का अपनी माँ से लगाव होता है, लेकिन यहाँ पर इस नोवेल में माँ का लगाव बेटों पर था। उस लेडी का अपने बेटे पॉल पर तो इतना ज़्यादा अफेक्शन था कि ऐसा लगता था वो अपने बेटे का दम घोट रही है। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि लॉरेंस का ये साहित्य जो था अश्लील था, इसलिए सनसनीखेज होने की वजह से पॉपुलर हो गया, तो आप गलत हो। मैं कहूँगा आप गलत हो, क्योंकि आज की डेट में ये कल्ट क्लासिक बना हुआ है। आपके सिलेबस में आपको पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ अश्लील होने की वजह से नहीं। अश्लीलता आपको और भी कई जगहों पर मिल जाएगी। इसका कोई और रीज़न है। रीज़न क्या है? साफ सा कारण है कि फीमेल्स की सिचुएशन को दिखाता है ये वर्क, कि एक औरत जिसका पति खदानों में काम करता है, हर वक्त उसकी जान को खतरा है। अगर वो मर गया तो उसके बच्चों को क्या होगा, उसका क्या होगा। उसके साथ में उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है और अपनी मैरिड लाइफ से परेशान है। आए दिन कहा सुनी होती रहती है, बाहर अफेयर चला नहीं सकती। फिर उसके पास बचेगा क्या? बच्चे जिनका वो अपने प्यार से दम घोट रही थी। इतना कमाल का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंसान तभी कर सकता है जब उसका खुद साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो। थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि लॉरेंस का साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था। सेक्स जैसी चीज़ को बकवास मानकर बात ना करना बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। इस वर्क में साफ साफ आपको देखने को मिलता है। आपको ऊपर ऊपर से देखकर लगता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, हर घर में कॉमन है, होती रहती है। लेकिन गहराई से जांचने से पता चलता है कि ये कॉमन नहीं है, ये सीरियस प्रॉब्लम है।
अगर आप देखो, उस औरत का अपने बच्चों पर इतना स्ट्रांग कंट्रोल हो गया था कि हर बात में वो ये सोचते थे कि मम्मी नाराज़ होगी, मम्मी नाराज़ होगी। अगर पॉल से पूछा जाए कि तू माँ और अपनी गर्लफ्रेंड्स में से एक को चुनेगा तो किसको चुनेगा, उसकी चॉइस साफ थी, पूछने की ज़रूरत नहीं थी, मम्मी मम्मी मम्मी। जब तक मम्मी मरेगी नहीं, मैं मम्मी का हूँ। तो सीधी सी बात है ना, आज़ाद होने के लिए मम्मी को मारना पड़ेगा। वहाँ मम्मी भी इस बात को एडमिट करने को तैयार ही नहीं कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों कूद रही है। अब वो बड़ा हो गया है, वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। वो साथ में सुलाती थी उसको। अच्छी लड़की पसंद करवाने के चक्कर में उस लड़के को उसने खुद पर डिपेंड कर लिया पूरी तरह से। देखो, लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों माँ बेटों के बीच में कोई रिलेशन है, मतलब फिजिकल रिलेशन है, लेकिन साफ साफ तो कहीं पर भी नहीं लिखा डीएच लॉरेंस ने। लोगों को डाउट करने पर मजबूर करता है इनका ये रिलेशन, अजीब रिश्ता, कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये अपनी माँ के साथ में क्यों सोचता है। ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लेक्स है। तो फ्रॉयड का एडिपस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर साबित होता है। से पॉल को एक गलत फहमी है कि मेरी माँ एक बहुत सुखी जिंदगी जीती है, मतलब अभी तक वो बूढ़ी हो गई, अभी तक वो एक सुखी जिंदगी जीती आई है। उसको ये गलत फहमी है। कैसे? वो हर लड़की में, हर अपनी गर्लफ्रेंड में अपनी माँ की परछाई ढूंढता है कि चाहिए तो मम्मी जैसी चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। समाज बदल रहा था, लेकिन इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि इसकी माँ पुराने जमाने की औरत थी, जिसने अपनी जिंदगी एक बंद घर में काट ली। लेकिन आज की औरत नहीं काटेगी। आज की औरत को वोटिंग राइट्स में मिल रहे हैं। इसकी दो गर्लफ्रेंड्स, मरियम और क्लेरा, जिन दोनों से इसका रिश्ता टूट गया, वो इसलिए क्योंकि वो दोनों इसकी माँ की तरह नहीं थी, खुले विचारों की थी। एक पढ़ने में इंटरेस्ट रखती थी, एक कामकाज में इंटरेस्ट रखती थी, वोटिंग राइट्स में इंटरेस्ट रखती थी। और वो बेवकूफ़ माँ जिसने अपने ज़माने के हिसाब से अपने बेटे को बड़ा किया कि वो अब बड़ा होकर किसी और की ज़िंदगी खराब करेगा। तुम तो ज़िंदगी भर उसके साथ में नहीं रह सकती। वो बाहर जाएगा और बाहर जाकर किसी और पर दबाव डालेगा कि तुम मेरी माँ जैसे क्यों नहीं हो, तुम घर से बाहर जाकर काम क्यों करती हो, तुम वोट क्यों डालती हो। वोट तो डालना औरतों को राइट ही नहीं है। पॉल की प्रॉब्लम हमेशा से ये रही, जैसा मैंने बताया, उसको ये गलत फहमी थी कि उसकी माँ एक सुखी जिंदगी जीकर मरी। प्रॉब्लम तब क्रिएट हुई जब इसकी माँ मर गई, और जब मर गई तो ये अकेला हो गया। अब कौन संभाले? पहली बार इसे थोड़ा लॉजिकली सोचकर पता चला कि मम्मी सुखी नहीं थी, मम्मी सुखी नहीं थी। मैं पुराने तरीके से बड़ा हुआ हूं। मम्मी को भी मरियम की तरह पढ़ने लिखने का शौक था, वो बस कुछ इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि वो समय कुछ और था, वो वक्त कुछ और था। उनको वो चीज़ नहीं मिली जो आज की औरतों को मिल रही है। ये वक्त कुछ और है। तो दोस्तों, बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से इस नोवेल को लिखा गया है। अगर कोई पढ़ाने वाला ढंग का मिल जाए तो पूरी नोवेल को फील करवा सकता है। मैं ही करवाऊंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समरी भी समझ में आई होगी, एनालिसिस भी समझ में आया होगा। लेकिन अभी भी अगर मैं कहूं कि मैंने ढंग से इस नोवेल को नहीं समझाया है तो क्या आप मानोगे? दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो छूट गई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको मैं एक अलग वीडियो बनाकर डिस्कस करूंगा। कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगी। चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।